जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं और ये शीट नंबर 8 है। इससे पहले 7 और करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और इसमें टोटल 150 सवाल हम कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा और 25 मैथ रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा। इतना सारा सवाल कराएंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोनों कॉलमों में मिलान कीजिए और फिर सही विकल्प चुनिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए मिलाते हैं। ग्रहणी का हो जाएगा अमाशय में निकलने वाली यू आकृति की संरचना। और फिर घाटी ढापन के हो जाएगा एक उपास्थि छल्ला। और घाटी का जो हो जाएगा वायु नली का द्वार। और सीकम का हो जाएगा छोटी बंद थैली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है 2 नंबर में कह रहा है नीचे हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं, इनमें से गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा गैसों का विसरण करती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गैसों का विसरण करती है, यही कथन गलत है। और कुछ बात करें तो ऑक्सीजन संतृप्त स्तर के लिए एक सामान्य पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग 95% और 100% के बीच होता है। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणुओं से बंध सकता है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कह रहा है आवेग की बीमा समान होती है निम्न में से। तो ये जो समान होता है वो होता है कार्य बटा वेग का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कार्य बटा वेग का। और आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन सा बल असंरक्षी स्वभाव का है। तो असंरक्षी स्वभाव के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा घर्षण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। घर्षण जो है वो असंरक्षी स्वभाव का बल है, घर्षण। और घर्षण बल में कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है जो ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है, और यह असंरक्षी बल है। आगे सवाल है 5 नंबर का रहा है क्वांटम संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, तो ये जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या से चुने हुए अक्ष के सापेक्ष होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा। और प्रचक्रण के अभिविन्यास को निर्धारित करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, यही सत्य है 5 नंबर का 4। और आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर में कह रहा है अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से प्राप्त करेंगे। तो ये जो होता है वो एस होता है, एस जी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन है 6 का। आगे सवाल है 7 नंबर में। 7 नंबर में जो सवाल है वो है ये जीके नहीं है, रीजनिंग है और मैथ है, ये सब का है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। 7 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 8 की बात करें तो 8 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, 8 का। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे और वहाँ से आप बना लीजिएगा, या फिर वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना नंबर आ रहा है। और 9 के आंसर जो होगा वो हो जाएगा 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 के आंसर। और 10 के हो जाएगा बी, आंसर बी 10 के। और 11 की बात करें तो 11 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 के आंसर डी हो जाएगा। और 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो कौन सा एक कारक नहीं है, तो ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सहारा रेगिस्तान। और वहीं भारत की सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये हो जाएगा थार रेगिस्तान हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। तो कौन से देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा तजाकिस्तान।
ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, तजाकिस्तान। और भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है, और वो सातों के नाम याद रखिएगा। एक है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो ये सब जो है वो भारत के जलीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा से संबंध है, सटा हुआ देश है। और एक याद रखिएगा, भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों से लगता है। तो ऐसा 3 देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। ये 3 देश जो है वो जल और स्थल तीनों सीमा लगता है, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा तीनों लगता है, दोनों लगता है। और एक रखिएगा, याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और यह बृहत निकोबार द्वीप में है, स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है 14 नंबर, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो ये जो घाटी है वो हो जाएगा अटल रोड सुरंग। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अटल रोड सुरंग। और अटल रोड सुरंग का आधारशिला 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, और 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये याद रखिएगा। और अटल सुरंग जो है अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रा से गुजरता है। अटल टनल हिमालय से गुजरता है। आगे सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है ये बोल रहा है। तो ये जो है वो हो जाएगा, सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 15 का डी आंसर होगा। और सौरमंडल का निर्माण जो हुआ था लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। 4.6 बिलियन वर्ष पुराना सौरमंडल है, ये याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बात करें तो एक याद रखिएगा, सूर्य का आयु जो है लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है, ये याद रखिएगा। और सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। आगे सवाल है 16 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और यह जो है मानसून वन भारत, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण चीन और दक्षिणी ब्राज़ील और मध्य दक्षिण पूर्वी अमेरिका, ये सब के बड़े हिस्से में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये सब याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो एक याद रखिएगा, टुंड्रा वन। तो टुंड्रा वन जो है बर्फ़ से ढका रहता है, और गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगता है, ये याद रखिएगा। मॉस एक प्रकार के घास होता है। और पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ते वाले शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये शंकुधारी जो है वृक्ष वाले पत्ते पाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। और एक है टाइगा वन। तो टाइगा वन के वृक्ष की पत्तियाँ नुकीला होता है। आगे सवाल है 17 नंबर में कह रहा है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वो है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 17 का। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर में, कह रहा है लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तापी नदी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, तापी नदी। और तापी नदी तट पर सूरत नगर अवस्थित है। और इसका बारे में और कुछ बात करें तो तापी नदी का उद्गम जो हुआ है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला से हुआ है, सतपुड़ा पहाड़ी से। और मुल्ताई में होता है ये श्रृंखला, जो है सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित मुल्ताई से हुआ है। और ये नदी जो है अरब सागर में जा कर के गिरता है। ज्वारनद मुख का निर्माण करता है अरब सागर में, तापी नदी। आगे सवाल है अरुण, वरुण, तमूर नदियाँ किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो ये जो है वो हो जाएगा कोसी का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कोसी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का अभिशाप नदी कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी को महाभारत में कौशिक नदी के नाम से जिक्र किया गया है, ये सब याद रखिएगा।
और गोदावरी की सहायक नदी जो है वो साबरी है, मंजीरा, पूर्णा, वर्धा ये सब, प्रबदा, वर्धा ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। और कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की सहायक नदी मूसी, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम ये सब नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर में कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है। तो कौन सा फसल खरीफ की फसल जो है वो ऋतु में उगाया जाता है। तो ये जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है कपास हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कपास। और कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान और हल्का वर्षा होना चाहिए, ये सब होता है, तब होता है कपास की खेती ज़्यादा। आगे सवाल है स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। तो स्वेज नहर की बात करें तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर के द्वारा 1956 में किया गया था। और इसका निर्माण, स्वेज नहर का निर्माण जो हुआ था वो 1859 में शुरुआत हुआ था इसका निर्माण, और 1869 में बन करके तैयार हो गया था, ये याद रखिएगा। तो ये पूछा जाता है सवाल में कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था। तो ये 1859 में शुरुआत हुआ था और 1869 में बन करके तैयार हुआ था। और एक याद रखिएगा ईरी नहर, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है ईरी नहर। और विश्व का सबसे व्यस्त नहर जो है वो कील नहर है, कील नहर के बारे में याद रखिएगा। और याद रखिएगा पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, पनामा नहर। आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। आगे जो सवाल है वो है 22 नंबर में रीजनिंग है, तो इसका आंसर बता देते हैं। 22 के आंसर 2 हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। और 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 के आंसर। 24 के हो जाएगा, 24 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 के आंसर। और 25 की बात करें तो 25 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 के आंसर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और 26 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और 27 की बात करें तो 27 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 के आंसर। और 28 की बात करें तो 28 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 के आंसर। और 29 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और 30 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 के आंसर। और 31 की बात करें तो 31 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 के आंसर डी। 32 नंबर में कह रहा है किस स्थिति में कार्बामिनोहीमोग्लोबिन्स से CO2 वियोजित होने लगता है। तो ये जो होता है वो होता है PO2 का उच्च स्तर उच्च होता है, PO2 का स्तर जो है उच्च होता है, और PCO2 निम्न। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी होगा। और 33 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से पदार्थों के उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो रुधिर स्कंदन के लिए जो आवश्यक है वो हो जाएगा कैल्शियम आयन और पट्टिका कारक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बात करें तो रक्त जमावट एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्त के भीतर परिसंचारी पदार्थों को अघुलनशील जेल में बदल देता है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 34 नंबर, कह रहा है समान आकार के 2 गोले लिए गए हैं जिनमें से एक खोखला और दूसरा ठोस है, इन्हें समान ताप तक गर्म किया जाता है, इस स्थिति में क्या होगा। तो ये जो होगा वो हो जाएगा खोखला गोला ठोस गोले से ज़्यादा फैलेगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और गोलाकार खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है और विभव अंदर से लेकर सतह तक समान रहता है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 35 नंबर, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है। तो ये जो महत्तम होता है वो
बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। और किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और फिर पदार्थ के तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ये सब याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटेगा और अपवर्तनांक बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य घटेगा, ये याद रखिएगा। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। और फिर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आगे सवाल है 36 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में हाइड्रोजन अवंध प्रबलतम होता है। तो ये जो होता है वो HF में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, HF। आगे सवाल है 37 नंबर, वल्कनीकरण रबड़ को बनाता है। तो ये जो बनाता है वो अधिक प्रत्यास्थ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अधिक प्रत्यास्थ बनाता है। और रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, ये याद रखिएगा। और उच्च वल्कनीकृत रबड़ को एबोनाइट कहा जाता है। आगे जो सवाल है वो है रीजनिंग और मैथ का, ये सब का। तो हम इसका आंसर बताते हैं। 38 का आंसर ए हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। 39 के आंसर सी हो जाएगा, 39 के। और 40 की बात करें तो 40 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 41 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41 के आंसर। और 42 की बात करें तो 42 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42 के। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और यहाँ पे देखते हैं आगे सवाल 43 नंबर में, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वो चेन्नई को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, चेन्नई। और विश्व में दोपहिया वाहन बनाने में भारत का प्रथम स्थान है। और साथ ही सबसे अधिक ट्रैक्टर भी भारत में ही बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, भारत का कॉटनोपोलिस जो है वो मुंबई को कहा जाता है, उपनाम है, मुंबई शहर का उपनाम भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई हो जाएगा। और बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो कुछ था बता दिए हैं। आगे सवाल है 44 नंबर, कह रहा 2001 और 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो ये जो दशकीय वृद्धि दर था वो था 25.07%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 25.07%। और कुछ बात करें तो बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य जिला मधेपुरा था। और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज था, ये याद रखिएगा। और बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 61.82% है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, क्या है देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो ये जो परियोजना है वो हो जाएगा गंडक परियोजना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गंडक परियोजना। और यह परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। और कुछ बात करें तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, ये याद रखिएगा। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। और हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है, हीराकुंड बांध। और दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 में शुरू किया गया था। तो दामोदर घाटी के बारे में भी याद रखिएगा। आगे सवाल है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो ये स्थित है पीर पंजाल और बृहत हिमालय। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, ये याद रखिएगा। और कश्मीर घाटी जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और फिर कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और कश्मीर घाटी गहरी तथा विषम बेसिन है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 47 नंबर, कह रहा है संविधान अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश विधेयक 2022 किन निम्न में से किस राज्य में पर लागू होता है। तो ये जो लागू होता है विधेयक वो होता है उत्तर प्रदेश पर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
तो ये सब याद रखिएगा। आगे 48 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 जो है वो निवारक नज़रबंदी से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी होगा। और एक याद रखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ा। तो कौन से अनुसूची में संशोधन करना पड़ा। तो ये हो जाएगा पहली अनुसूची, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पहली अनुसूची। और भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उनके प्रदेशों से संबंधित है, ये सब याद रखिएगा। और आगे सवाल है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये है वर्णन। और फिर संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आगे सवाल है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ये हो जाएगा भाग 9, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, भाग 9। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज पर 1957 में गठित किया गया था, पंचायती राज पर। और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज की आधारशिला नागौर में रखा गया था। आगे सवाल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है। तो ये होता है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी होगा। और कुछ बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आगे सवाल 53 नंबर में रीजनिंग है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 54 की बात करें तो 54 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके बना लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे देंगे। 55 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 55 के आंसर डी। और 56 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 56 के। और 57 की बात करें तो 57 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57 के आंसर। और 59 की बात करें तो 59 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 59 का। और 60 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 के आंसर। और 61 की बात करें 59 के सी हो जाएगा, याद रखिए। सॉरी 59 के बी होगा, 59 के बी होगा, 59 के बी। और 58 के डी होगा, ये याद रखिएगा। और फिर 60 की बात करें तो 60 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 के। और 61 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61 के। और 62 की बात करें तो 62 का बी हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 63 नंबर में कह रहा है मस्तिष्क का एक क्षेत्र जो तीव्र संवेग से संबंधित है। तो ये जो है वो हो जाएगा लिम्बिक तंत्र। ऑप्शन सी आंसर है इसका, लिम्बिक तंत्र, जिसे अंग तंत्र कहते हैं। और कुछ बात करें तो लिम्बिक सिस्टम का प्राथमिक कार्य यौन उत्तेजना और सीखने से निपटने के साथ साथ भावनाओं और स्मृति को संसाधित और फिर विनियमित करता है, ये याद रखिएगा, लिम्बिक सिस्टम। आगे सवाल है 64 नंबर में कह रहा है नीचे अग्रपीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से गलत प्रविष्टि का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें से गलत है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोनिन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सीटोसिन गलत है, ये याद रखिएगा। और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है। और ऑक्सीटोसिन का मुख्य कार्य बच्चे के जन्म को आसान बनाना होता है, ये सब याद रखिएगा। और ऑक्सीटोनिन को प्रेम औषधि या फिर प्रेम हार्मोन कहा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। तो ये ध्रुवित किया जाता है परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा और प्रकीर्णन के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी के द्वारा।
और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है और यह अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है प्रकाश, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 66 नंबर में कह रहा है, जब एक धारा युक्त चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चालक के आर पार विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हॉल वोल्टेज कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, हॉल वोल्टेज। आगे सवाल है 67 नंबर में कह रहा है, एस्पिरिन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। तो एस्पिरिन नार्कोटिक पीड़ाहारी होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यही कथन गलत है। और कुछ बात करें इसके बारे में तो एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकता है और जिसका बनना ऊतकों में सूजन उत्तेजित करता है और दर्द निवारण का कारण बनता है, ये सब याद रखिएगा। और एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 68 नंबर में मैथ रीजनिंग है, तो इसका आंसर बताते हैं। 68 के आंसर सी हो जाएगा। और 69 की बात करें तो 69 के आंसर सी हो जाएगा, 69 के आंसर 69 के। और आगे सवाल है 70 नंबर का आंसर ए हो जाएगा और 71 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 71 के। और 72 की बात करें तो 72 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 का। 73 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो ये किया गया था इंदिरा साहनीवाद और शंकरी प्रसाद का वाद और रुदल शाहवाद। तो ये कोई नहीं था, ये भी गलत है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। और कुछ बात करें तो संविधान के आधारभूत ढांचा की अवधारणा 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया था। तो ये जो किया गया था मूलभूत ढांचे का, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा, वो केशवानंद बनाम केरल राज्य के द्वारा किया गया था। आगे सवाल है 74 नंबर में कह रहा है, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता आयोग, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बलवंत राय मेहता समिति। और 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत किया था, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था, पंचायती राज की व्यवस्था लागू किया गया था। 75 नंबर में कह रहा है, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था कोलकाता में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कोलकाता। और 1917 में भारतीय व्यापारी सेठ हुकुमचंद द्वारा स्थापित जूट मिल भारत की पहला जूट मिल था, ये याद रखिएगा, देसी जूट मिल। और कुछ बात करें तो जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा कारखाना 1855 में स्थापित किया गया, जो 1859 में उत्पादन प्रारंभ किया गया था। तो ये सब याद रखिएगा। और जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार का भारत में जूट उत्पादन दूसरा स्थान है, बिहार में भारत में जो दूसरा स्थान पर आता है, बिहार राज्य आता है जूट उत्पादन में। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया में होता है। और जूट बोर्ड की स्थापना 12 फरवरी 2009 को किया गया था और राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के अधीन किया गया था। आगे सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1930 दांडी यात्रा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किए थे। और दांडी गुजरात के नवसारी जिला के तटीय गांव है, ये याद रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को स्थगित कर दिए थे और 5 मार्च 1931 को गांधी रिबेन समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया था, जो अप्रैल 1934 तक चला था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सवाल है 77 नंबर में कह रहा है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। और इसके बारे में कुछ बात करें तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों के पश्चिमोत्तर भारत में चलने के कारण इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है।
आगे सवाल है, 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये जो नेता थे वो थे स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, स्वामी विद्यानंद। और बाबा रामचंद्र का संबंध अवध किसान आंदोलन से है, ये याद रखिएगा बाबा रामचंद्र के बारे में। और अगला सवाल देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कालीबंगा। और कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण भी मिला है, और कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। आगे सवाल है, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो ये जो मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 26 जनवरी 1930। और कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था, और जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के कारण ऐतिहासिक दिन को रखा गया है, याद रखा गया है गणतंत्र दिवस के रूप में। 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं। आगे सवाल है, 81 नंबर में कह रहा है, समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो यह था सत्यशोधक समाज। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सत्यशोधक समाज। और ज्योतिबा फूले के द्वारा गोविंदराव फूले ने महाराष्ट्र के निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। और आगे सवाल देखते हैं क्या है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी। और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था, और 1869 में इसका शाखा स्थापित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। आगे सवाल देखते हैं, 83 नंबर जो सवाल है वो रीजनिंग का है, इसका आंसर बताते हैं। 83 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 84 की बात करें तो 84 के हो जाएगा, 84 के ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। 85 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, 85 के। और 86 की बात करें तो 86 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 86 के आंसर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। 87 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 88 के। और 89 की बात करें तो 89 के ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और 90 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 90 के। और 91 की बात करें तो 91 के डी हो जाएगा ऑप्शन डी। और 92 की बात करें तो 92 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर में कह रहा है, विकसित होने वाले बीज में इसके एक भाग से बीजांडासन जुड़ा रहता है। तो ये जो है वो हो जाएगा नाभिका। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नाभिका। और बीज चोल या खोल के निशान को नाभिका कहते हैं, याद रखिएगा। और बीजांड मादा प्रजनन कोशिकाएं अंडे हैं, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, रेशे किन में अनुपस्थित रहते हैं? तो रेशे जो है वो द्वितीयक जाइलम में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, द्वितीयक जाइलम में रेशा अनुपस्थित रहता है। और दृढ़ोत्तक ऊतक में लंबी कोशिकाएं रेशे कहलाते हैं, और द्वितीयक जाइलम में दृढ़ोत्तक अनुपस्थित होता है। आगे सवाल है 95 नंबर में कह रहा है, वायुयान में कोई यात्री है? तो ये जो है वो हो जाएगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष को संकेतीय आर्क के रूप में देख पाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 95 के। 96 है, कह रहा है, लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा है? तो ये जो है वो हो जाएगा जिंक लेपन। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा इसका, डी जिंक लेपन। और आगे सवाल देखते हैं क्या है, 97 नंबर सवाल में मैथ रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97 के। और 98 की बात करें तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 98 का। और 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका 99 का। और 100 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
और 101 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 101 के आंसर। और 102 में कह रहा है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। तो ये जो न्यायाधीश था वो था न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, CN ब्रूमफील्ड था वकील, ये था न्यायाधीश जो था वो। और कुछ बात करें तो कांग्रेस के वार्षिक नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। और फिर गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये जो है वो हो जाएगा करो या मरो लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। आगे सवाल देखते हैं क्या है। और कुछ महत्वपूर्ण नारा है उसके बारे में बता देते हैं। तो याद रखिएगा, एक है आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और फिर वापस वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था नारा। और जय हिंद और दिल्ली चलो, ये दोनों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। आगे सवाल है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल से प्रतिपादक थे। तो ये जो हैं वो थे किराना घराना से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, किराना घराना। और किराना घराना गायन की ख्याल गायकी परंपरा से जुड़ा हुआ है। आगे सवाल है और कुछ बताते हैं। तो एक है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना के गायक जो हैं वो ध्रुप हो जाएंगे, ख्याल हो जाएंगे, ठुमरी है, टप्पा है, ये सब है जो ग्वालियर घराना के गायक हैं। और जयपुर घराना गठित जो है वो तानों, अप्रचलित और दुर्लभ रागों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर घराना। तो ये सब याद रखिएगा। और आगे सवाल है भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है। तो ये किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मराठा सैन्य परिदृश्य को। और मराठा सैन्य परिदृश्य का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच किया गया था। आगे सवाल है 106 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया है। तो ये जो बना है वो हितेश गुलिया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हितेश गुलिया। और यह टूर्नामेंट ब्राज़ील के फोज डू इगुआसू में अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। और हितेश गुलिया ने पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में इंग्लैंड के ओडेल कमारा को हरा करके जीता है। आगे सवाल है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है सुब्बैया नल्लामुथु। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सुब्बैया नल्लामुथु को किया गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। 108 नंबर में कह रहा है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो ये जो क्रिकेटर है वो हो जाएंगे आर अश्विन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, आर अश्विन। भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है। तो ये जो है वो हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, नेपाल। किस बल्लेबाज T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये जो बल्लेबाज है वो हो जाएगा साहिल चौहान। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, साहिल चौहान। और एस्टोनिया टीम के बल्लेबाज साहिल चौहान ने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ केवल 27 गेंदों में शतक बनाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ये याद रखिएगा। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम था 30 गेंद में शतक लगाने का, यानी कि 30 गेंद में 100 रन क्रिस गेल बनाया था। आगे सवाल है अप्रैल 2025 में भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को किया देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियल डांस एल आंड्रे डेस आर्ट्स एक्ट लेटरेस से सम्मानित किया गया है। तो ये जो कौन सा देश सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है फ्रांस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, फ्रांस।
आगे सवाल है 112 नंबर में रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और 113 की बात करें तो 113 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका 113 के। और 114 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 114 के। और 115 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। और 116 की बात करें तो 116 के सी हो जाएगा। और 117 की बात करें तो 117 के डी आंसर हो जाएगा इसका। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे देंगे। 118 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 118 के आंसर। और 119 की बात करें तो 119 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर 119 का सी। और 120 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 122 में कह रहा है निम्नलिखित किस श्रेणी के साथ वसा ऊतक का संबंध है, तो ये जो है वो हो जाएगा संयोजी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका संयोजी। और वैसीय ऊतक मिसोडर्म में उत्पन्न होता है। और वसा ऊतक महत्वपूर्ण और सक्रिय अंतःस्रावी अंग के रूप में जाना जाता है। आगे सवाल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में स्थित रहता है, तो ये रहता है आंतरिक झिल्ली, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक झिल्ली। और उपापचय पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे पर पहुंचता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहलाता है। आगे सवाल है नाभिक से वैन वेव ऊर्जा द्वारा बंधित प्रोटॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होती है, तो ये होता है लगभग 1.2 गुना 10⁻³ nm, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और 125 का कह रहा है एक्टिनाइड्स क्या है, तो ये हो जाएगा परिवर्तनशील संयोजकता वाले होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 125 का। और एक्टिनाइड तत्वों की परमाणु संख्या 89 से 103 तक होता है। 126 में मैथ रीजनिंग है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 126 के। और 127 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 127 के आंसर सी हो जाएगा। 128 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 129 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 129 के आंसर। और 130 की बात करें तो 130 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 131 नंबर में कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आर दुरुस्वामी को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका आर दुरुस्वामी। और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये याद रखिएगा। भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। आगे सवाल है संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है, तो ये स्वीकार किया गया है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची जो है इसमें टोटल 22 भाषा 8वीं अनुसूची में, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित है, तो परिवहन पर केंद्रित था, ये जो था वो था पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 है और ये था हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत में कार्यबल आबादी में लोग शामिल नहीं होते हैं, तो ये जो शामिल नहीं होता है वो 14 वर्ष, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 14 वर्ष। और कार्यबल की आबादी में 15 से 59 वर्ष के तक लोग शामिल हैं, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया था 2004 में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 2004। और कुछ प्रमुख योजना है और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो अंत्योदय योजना कार्यक्रम जो था, अंत्योदय अन्न कार्यक्रम 2000 में शुरू किया गया था। और एक है
ट्रायसेम ये जो है वो 1979 में शुरू किया गया था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। और अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू किया गया था। अफ्रीकी देश कोमोरोस देश की राजधानी कौन सी है? तो अफ्रीकी देश कोमोरोस की राजधानी जो है वो हो जाएगा मोरोनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मोरोनी। और कोमोरोस की मुद्रा जो है वो फ्रैंक है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी किंगसासा है, ये याद रखिएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। आगे और एक है कोस्टारिका देश की राजधानी सैन जोस है, सैन जोस कोस्टारिका की राजधानी है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है? तो ये जो नाटक नहीं है वो हो जाएगा द कैंडल स्टैंड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, द कैंडल स्टैंड। और विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 में स्टैफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। आगे सवाल देखते हैं। और स्टैंड इसकी जो रचनाकार हैं द कैंडल स्टैंड के जो रचनाकार हैं वो है देवेसी गुप्तू हैं इसके रचनाकार। 39 नंबर में है भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2009 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2009। और भारत में 1987 में पहली जल नीति शुरू किया गया था, ये डेट याद रखिएगा। और जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया है। श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1978 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1978। और 1833 में अंग्रेज़ों ने सिलोन द्वीप पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, ये याद रखिएगा। और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ। और 16 मई 1872 को सिलोन श्रीलंका गणराज्य बना। आगे सवाल है 41 नंबर में कह रहा है मैथ रीजनिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 141 के। और 142 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका 142 के। और 143 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 144 की बात करें तो 144 के ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और 145 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। और 146 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 147 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 148 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 148 के। और 149 की बात करें तो 149 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, 150 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के प्रैक्टिस सेट। और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। और बिहार एसएससी बीएसओ का जो वैकेंसी है उस सब का लिए भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।